जय हिंद एवरीवन। नीलेश डिफेंस करियर यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। ये क्लास उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं। आज के इस क्लास में मैथ के टोटल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। इससे पहले आप लोग का सैनिक सीरीज में 7 क्लास मैथ का हो चुका है और ये आप लोग का 8वां क्लास है। और मैं आप लोग को पहले ही बोला था कि मैं यूट्यूब पर एक सैनिक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं मैथ का टोटल 15 क्लास कराऊंगा। तो मेरे भाई आज 8वां क्लास है, इसके बाद 7 क्लास और मैथ का चलेगा। तो आप लोगों को पूरा क्लास अच्छे से करना है। और इससे पहले जो 7 क्लास चल चुका है ना, तो उसका मैं पूरा प्ले लिस्ट बना दिया हूं। तो आप लोग उन सब क्लास को भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं मैथ का जो भी क्लास लाता हूं, जैसे 15 प्रश्न लाता हूं तो 15 चैप्टर के प्रश्न रहते हैं। तो हर चैप्टर का जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका तैयारी बहुत अच्छे से होगा। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तब बी, यहां पर आपका बी रहेगा, ठीक है ना। तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, तो किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और पूरा 15 प्रश्नों को देखना है, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। अब तो इंडियन नेवी का भी भर्ती आ गया है, 29 मार्च से उसका भी ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो आप इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो ये नेवी में भी काम आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप लोग अब पढ़ाई करो, क्योंकि लगातार अब साल भर आप लोग को मतलब भर्ती देखना है। जैसे आर्मी के बाद से फिर नेवी का भी पेपर देने जाना है, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। चलो अभी चलते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। यहां पर बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। सबसे पहले यहां पर ए लिख देते हैं और यहां पर बी लिख देते हैं। अब प्रश्न में जो बोला जा रहा है उसको देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ये जो ए की आय है ना, ये बी की आय से 25% ज्यादा है। अभी हमको मतलब किसी का आय नहीं पता है। जब नहीं पता है तो बी को हम लोग 100% मानते हैं। जब हम लोग बी को 100% मानेंगे तो बी की आय से ए की आय कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। जब बी का आय 100% है तो ए का आय कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा, क्योंकि ये ए तो मतलब बी से 25% ज्यादा है, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि ए की आय से, जैसे बोला जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो साफ साफ दिख रहा है बी आपका 100 है और ए आपका 25 है। अगर उस तरह से देखोगे तो आपका 25 कम है, जो बी है वो ए से 25 कम है। कितना कम है, 25 कम है। तो जितना कम रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे कम रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो किससे कम है, ए से कम है ना मेरे भाई। ए का मान आपका 125 है, 125 लिख देंगे। उसके बाद से प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 25 पच्चे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 25 से 5 से आप 25 को काट सकते हो 5 बार में, 5 पचे 25। अब 5 गुणे 4 बचा तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई 20% जितने भी साथी बता रहे हो, ऑप्शन ए जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। बोला गया था कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय जो है ना वो ए की आय से 20% कम है। याद रखना आप सभी साथी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। है आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 20% पर, जैसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। यदि वस्तु पर 20% का लाभ कमाना हो तो 160 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरे भाई प्रश्न को घुमाया गया है, लेकिन आप लोग अच्छे से हल करोगे ना तो हल कर ले जाओगे। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। जब आप पेपर देने जाओगे ना तो मेरे भाई उधर तो सीधा सीधा पूछ देता है कि किसी सामान को, जैसे लाभ और हानि का जो प्रश्न पूछा जाता है ना, तो वो सीधा सीधा पूछ देता है कि 500 रुपये में खरीदा गया, 800 रुपये में बेचा गया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ऐसे पूछ देता है। लेकिन ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में, तो जल्दी से बता दो। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, यदि वस्तु पर 20% का लाभ कमाना हो तो 160 रुपया मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मेरे भाई जब लाभ लाभ होता है ना, अगर यहाँ पर लाभ और लाभ रहता, लाभ और लाभ 2 बार रहता, तो हम लोग क्या कर देते, माइनस कर देते। और यहाँ पर आपका क्या दिया है, लाभ दिया है और हानि दिया है। तो जब लाभ और हानि रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। अब करना क्या है मेरे भाई,
लाभ और हानि दिया है ना। बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, यदि वस्तु को 20% लाभ मतलब वस्तु पर 20% लाभ कमाना होगा तो बोला कि 160 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ और हानि दिया है तो हम लोग प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इस 20 को भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोगों को जोड़ देना है। तो 20-20 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और 40% का मान कितना दिया है, 160 दिया है। 40% का मान कितना दिया है, 160 दिया है, ठीक है ना। तो 40% का मान 160 दिया है, हम लोग को क्या करना है, 1% का मान निकालना है। और जब 1% का मान निकल जाएगा तो हम लोग पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो क्रय मूल्य होगा वो 100% ही होगा। तो 40% का मान आपका 160 ही है। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 4 से 16 कट गया, 4 चौको 16। 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान 4 आ गया। हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपका क्रय मूल्य आपका 100% होगा। जब 1% का मान 4 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 4 हो जाएगा। 100 गुणे 4 करोगे तो बराबर 400 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये आप लोग का लाइव क्लास नहीं है मेरे भाई, मैं क्या बताऊं, आजकल नेटवर्क इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, इतना ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है कि मैं लाइव आप लोग के सामने आ ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में करा रहा हूं ना, तो इसको आप लोगों को करना है। मैं 15 क्लास जो भी मैथ का है, चाहे लाइव नेटवर्क चले या ना चले, मैं रिकॉर्डेड आप लोग का क्लास करा दूंगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है। अभी नेवी एमआर का भी बैच आने वाला है एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में, तो उसका अभी पूरा पीडीएफ बन रहा है, जो भी सिलेबस है उसको लिखा जा रहा है। सिर्फ नेवी एमआर का बैच आएगा, एसएसआर का नहीं, ठीक है ना, और ना ही मेडिकल असिस्टेंट वाला। एमआर का बैच आएगा, उसमें एक और सर पढ़ाएंगे एप्लीकेशन में, जो एसएससी जीडी का पेपर भी मतलब अच्छा स्कोर उनका आया था, यूपी पुलिस का भी पेपर निकाले, एसएससी जीडी का भी निकाले हैं, आपका लोको पायलट का भी निकाले हैं, बहुत सारा एग्जाम निकाले हैं। तो वो भी नेवी एमआर के बैच में पढ़ाएंगे, साइंस को पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो 1 अप्रैल को नेवी एमआर का बैच आ जाएगा एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में, उसको लेकर एक बार और मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। अभी जो 1 अप्रैल बता रहा हूं टेंटेटिव मानना है, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। बाकी चलो इसका राइट आंसर बताओ आप सभी साथी। बोला जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो पहिया 200 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। प्रश्न को समझना मेरे भाई, इसका राइट आंसर बता दो। बोला जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो मेरे भाई पहले हम लोग वृत्त बनाएंगे। अब वृत्त का त्रिज्या किसे कहते हैं, ये रहा आपका वृत्त का त्रिज्या। अब ये आपका जो त्रिज्या है, जो आर है, वो कितना है, 14 मीटर दिया है। अब बोल रहा है कि पहिया, जैसे ये जो आपका वृत्त है 200 चक्कर, जब 200 चक्कर ये काटेगा तो कितना दूरी पूरा तय करेगा, ये बोल रहा है। तो हमको ये देखना है कि एक चक्कर में कितना मतलब दूरी तय कर रहा है। एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगा वो आ जाएगा एक चक्कर का दूरी, तो 200 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो जल्दी से आप लोग बताओ मेरे भाई, सबसे पहले तो वृत्त का परिधि हम लोग ज्ञात करेंगे। वृत्त का परिधि हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर त्रिज्या दिया है 14 मीटर, तो सबसे पहले एक, जैसे ये जो आपका वृत्त है एक चक्कर जब पूरा करेगा तो वही ना आपका परिधि हुआ, पूरा का पूरा आपका परिधि हो गया। तो वृत्त का परिधि का सूत्र हम लोग पहले लगाएंगे। तो जल्दी से आप लोग बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो। वृत्त का परिधि का सूत्र हम लोग लगाएंगे, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब आपका 2 रहेगा ही रहेगा, पाई का मान आपका क्या हो जाएगा, गुणे 22/7 हो जाएगा। और आर का मान यहाँ पर दे दिया है, मैं बोला हूं ना, आर जो त्रिज्या दिया है ये आपका आर होगा। तो आर का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर 14 दे दिया है, तो आपका 14 हो गया। उसके बाद से क्या करना है मेरे भाई, अभी तो सिर्फ वृत्त का परिधि ज्ञात कर रहे हैं, मतलब एक चक्कर में जब एक चक्कर ये पूरा होगा तो कितना दूरी तय करेगा, अभी सिर्फ एक चक्कर का ज्ञात कर रहे हैं। अब 7 से 14 को काट दो, 7 दूना 14। उसके बाद से क्या करना है मेरे भाई, 2 से 2 में गुणा कर दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 22 में कर दो, तो 4 दूना 8, और फिर से आपका 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 88 मीटर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, वृत्त का जो परिधि होगा ना 88 मीटर हो जाएगा। मतलब जो भी आपका वृत्त है तो एक चक्कर जब पूरा करेगा तो 88 मीटर का दूरी तय करेगा। ध्यान देना आप लोग।
जब एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना मीटर का दूरी तय करेगा? 88 मीटर का दूरी तय करेगा। और पूरा चक्कर कितना करना है? 200 चक्कर लगाना है मेरे भाई। तो एक चक्कर लगाने में 88 मीटर हो रहा है, तो 200 चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा? 200 गुणे 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 गुणे 88 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई एक चक्कर पूरा करने में जब 88 मीटर का दूरी तय कर रहा है तो 200 चक्कर पूरा करेंगे तो 88 गुणे 200 हो जाएगा, सीधा सीधा सा है। अब क्या करना है? 8 का गुणा 2 में करना है, 8 दूना का 16 का 6 हासिल 1। फिर आपको क्या करना है? इस 8 का गुणा भी 2 में करना है, 8 दूना 16 1 हासिल 17। उसके बाद से ये आपका क्या हो जाएगा? 2 जीरो है तो 2 जीरो आप लोगों को यहां पर लिख लेना है। तो यहां पर आपका क्या आ गया? जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो 17,600 मीटर, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। जितने साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। जैसे ही नेटवर्क सही होगा ना, अभी तो मैं एयरटेल वालों से बात किया हूं तो वो लोग बोले अभी एयरटेल का इधर वाईफाई नहीं लग पाएगा। जियो वाला का बहुत दिमाग खराब कर दिया है। जो जियो मतलब एयर फाइबर है ना, ये लोग समझो कभी कभी मतलब स्पीड देता है, कभी कभी नहीं देता है, एकदम माथा खराब हो जाता है मेरा भाई। और रिचार्ज पूरा है तो ये लोग एकदम दिमाग खराब कर दिए हैं। जैसे ही नेटवर्क इधर प्रॉब्लम सही होगा तो लाइव क्लास भी आप लोगों का चलेगा। बाकी जब तक नहीं सही होगा तब तक मैं रिकॉर्डेड क्लास कराता रहूंगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये जितने लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, देखना आप पेपर में कितना अच्छा स्कोर करोगे। किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। बोला जा रहा है कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 6 7 11 है तथा उनकी आयु का योग 240 वर्ष है, तो सी की आयु कितनी वर्ष है ये बोल रहा है। चलो रौनक बताओ, तुम भी बताओ। मेरे भाई रौनक देखो ऑफलाइन में अभी बैठा हुआ है, ठीक है ना, सामने प्रश्न को हल कर रहा है जैसे ही प्रश्न आ रहा है। और आप लोग भी इसका आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो। देखते हैं कितना आ रहा है। देखो रौनक का 110 वर्ष आ गया। अब देखते हैं आप लोगों का कितना वर्ष आता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी और सी का वर्तमान आयु, मेरे भाई ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इसका वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:7:11 है। बोला तथा उनकी आयु का योग 240 वर्ष है। इन सबका जब योग करेंगे, मतलब योग मतलब जोड़ होता है, जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 240 वर्ष हो जाएगा, 240 वर्ष हो जाएगा। अभी हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा? 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, और 13 और 11 24 हो जाएगा। ये तो मैं एप्लीकेशन में भी आप लोगों को बताया था। तो मेरे भाई जब आयु वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन में भी मैं आप लोगों को बताया था। यहाँ पर 24 हो गया, 24 बराबर कितना दिया है? 240 दिया है। तो 24 के मान 240 दिया है, हमको एक का मान ज्ञात करना है। तो 24 से 24 को काट दो एक बार में, यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, 24 का नाम 24 हो जाएगा, मतलब एक का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि सी की आयु ज्ञात कीजिए। तो एक का मान 10 आया है, अब सी का मान कितना है? 11 है। तो मेरे भाई जब एक का मान 10 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा? 10 गुणे 11 हो जाएगा, और 11 दहा में 110 हो जाएगा। चलो रौनक सही हो गया। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। 110 वर्ष जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। इसका बताओ, देखते हैं कितना बताते हो। क्या होगा? नहीं पढ़े हो? पढ़ाई कर लो इसको भी, साइन थीटा कास थीटा। भाई इसका राइट आंसर बता दो। सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा? रौनक तो इससे हार मान गया। आप लोग बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो। मेरे भाई इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। यहाँ पर बोला गया है कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछ देगा कि काट 90 डिग्री का मान क्या होगा, क्या पूछ देगा? काट 90 डिग्री का मान अगर पूछ देगा तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1/2 ये आपका साइन 30 डिग्री का मान बार बार पूछा जाता है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। यहाँ पर आपका दिया है सेक 45 डिग्री का मान, तो ये आपका करड़ी में 2 हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ।
यहाँ पर बोला गया है कि एक कमरे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवार पर पुताई करने का खर्च 20 प्रति वर्ग मीटर है तो कुल खर्चा बताओ। मेरे भाई ये नहीं सोचना बहुत खतरनाक प्रश्न है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हल करोगे ना तो अभी तुरंत आप इसको हल कर दोगे, पहले समझना अच्छे से। बोला जा रहा है कि एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है, लंबाई कितना है, यहाँ पर लंबाई लिख लेते हैं मेरे भाई। जो लंबाई है ना वो 10 मीटर है। उसके बाद से बोला जा रहा है कि चौड़ाई 8 मीटर है। चौड़ाई कितना है, तो मेरे भाई जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है। उसके बाद से बोला है कि ऊंचाई, ऊंचाई कितना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है। उसके बाद से बोला जा रहा है कि ऊंचाई 5 मीटर है, तो जैसे दीवार पर पुताई करने का खर्च 20 प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल खर्चा बताओ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कमरे का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। जैसे जो भी आपका कमरा है इसका पूरा क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। उसके बाद से पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा तब हम लोग आसानी से बता देंगे कि पूरा क्षेत्रफल कितना है और कितना पुताई करने का जो भी कुल खर्चा होगा तो कितना होगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग लगाएंगे। कमरे का पूरा क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है मेरे भाई। कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कितने साथी बताते हो। कमरे का क्षेत्रफल जो होगा उसका सूत्र क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका लंबाई हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, और बड़ा यहाँ पर कोष्टक बंद हो जाएगा गुणे, यहाँ पर आपका ऊंचाई हो जाएगा। इसको आप लोग ऊंचाई बना लेना, ठीक है ना। ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ आपका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल आपका रहेगा ही रहेगा। उसके बाद से अब क्या करना है मेरे भाई, 2 है 2 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद से जब कोष्टक टूटेगा ना तो यहाँ गुणा हो जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई बोल रहा है, तो लंबाई कितना है, लंबाई 10 है और प्लस चौड़ाई कितना है 8 है, तो 10 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर गुणे यहाँ ऊंचाई बोल रहा है, तो ऊंचाई कितना है 5 मीटर है, आपका ऊंचाई 5 मीटर हो जाएगा। तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। पूरा क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 18 दूना का 36 कर दोगे और 36 पचे कितना हो जाएगा, यहीं पर मैं गुणा कर दे रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। 36 पचे कितना हो जाएगा, 5 छके 30 के 0 हासिल बचा 3, 5 तिहाई 15 और 3 हसीलवा 18, 180 हो गया, ठीक है ना। आपका क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल आपका 180 वर्ग मीटर आ गया। क्षेत्रफल आपका 180 वर्ग मीटर आ गया। जब क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर आ गया तो यहाँ बोला गया है कि मेरे भाई जैसे प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर को पुताई करने में कितना रुपया जैसे खर्च हो रहा है, 20 रुपया खर्च हो रहा है। और यहाँ पर क्षेत्रफल बोल रहा है कि 180 वर्ग मीटर है, मतलब मीटर स्क्वायर यहाँ पर कर दो। तो मेरे भाई आप लोग खुद सोचो कि 1 वर्ग मीटर को मतलब पुताई करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, तो वो 20 रुपया आ रहा है। तो 180 वर्ग मीटर को पुताई करने के लिए कितना खर्चा आएगा, ये पूरा क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है मेरे भाई। 180 में 20 का गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। 180 आपका यहाँ हो जाएगा और गुणे क्या कर देंगे 20 कर देंगे। अब 18 का गुणा 2 में कर दो, 18 दूना का 36 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लिख लो। तो 3600 रुपया पूरा खर्च होगा। जितने भी साथी 3600 रुपया बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा एक बार क्लास को बैक करके देख लेना। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा भिन्न कौन सा है ऐसे पूछ रहा है। 100% आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, बड़ा भिन्न पूछा जाएगा, छोटा भिन्न पूछा जाएगा, तो गलती किसी को भी नहीं करना है। और जितने साथी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो, मैथ में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो हो, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे उधर ANDC क्लास लिखकर सर्च मारोगे तो नीलेश डिफेंस करियर का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा, उधर आ जाएगा। तो आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। फिर पेड कोर्स में जाके सिर्फ 149 रुपए में आपको सैनिक बैच ले लेना है। और ये सैनिक बैच लेकर आपको मैथ का तैयारी एकदम जीरो लेवल से करना है, क्योंकि सैनिक बैच में जो भी आपका आर्मी का सिलेबस है पूरा क्लास कंप्लीट हो गया है। रिकॉर्डेड क्लास उधर देखने को मिलेगा। काफी दिनों से क्लास चल रहा था ना, तो जो लोग पहले से जुड़े थे वो लाइव क्लास कर रहे थे, अभी आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहोगे तो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से 149 रुपए में सैनिक बैच लेकर ना कम से कम 30 से 35 दिन के अंदर में
अपना आर्मी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, पूरा का पूरा पढ़ाई अच्छे से कर लोगे, तो आप लोग देख लेना। और मेरे भाई आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है तो एप्लीकेशन से, अभी एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट पर ऑफर चल रहा है। आप लोगों को टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाना है और क्या करना है, ANDC 50 कूपन कोड यूज करके आप लोगों को मॉक टेस्ट भी परचेज कर लेना है, क्योंकि सिर्फ 49 रुपये में आपको पूरा 25 मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। अभी ये पूरा 25 मॉक टेस्ट नहीं डाला गया है, लेकिन डाल दिया जाएगा, तो इसको आप लोग देख लेना मेरे भाई। ये 49 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। जो 25 मॉक टेस्ट बनाया गया है ना, तो इस मॉक टेस्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, और आप मॉक टेस्ट को लगाओगे तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। बेनिफिट नहीं समझो, बहुत बेनिफिट रहेगा। जो लोग फाइनल सिलेक्शन लेते हैं ना, मैं तो उन लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, वो लोग खुद बताते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाता था, मॉक टेस्ट में हर चैप्टर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ बोला गया है 6/7 है, उसके बाद से 5/6 बोला गया है, फिर 7/8 बोला गया है, उसके बाद से बोला गया है 4/5 है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो ऐसे में हम लोग को क्या करना है, तिरिया का गुणा करके हम लोग को देख लेना है। 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 छक्के 36 हो जाएगा, बड़ा भिन्न हम लोग को ज्ञात करना है। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा। तो 36 बड़ा है कि 35 बड़ा है, मेरे भाई 36 बड़ा है, तो हमको छोटा तो चाहिए नहीं, तो ये तो आपका कट गया। अब आपका यहाँ पर 6/7 बचा है, और इसको भी आप लोग ले लो, 7/8 को ले लो, उसके बाद से लास्ट में इसको भी आप लोग ले लेना, ठीक है ना। जो आपका 4/5 है, ये 5 है आपका। तो अब क्या करना है, फिर तिरिया का गुणा करो, तो मेरे भाई 8 का गुणा 6 में करोगे, 8 छक्के 48 हो जाएगा। 7 का गुणा 7 में करोगे, 7 7 49 हो जाएगा। अब ये भी आपका देखो, नहीं ये आपका बड़ा है, 49 वाला बड़ा है, ये आपका छोटा है 48 वाला, तो इससे तो लेना देना नहीं है, ये आपका बड़ा है। तो 7/8 आपका बड़ा है, और 4/5 आप लोगों को लेना है। अब इन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तिरिया का गुणा करेंगे। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा। 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौको क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 35 बड़ा है कि 32 बड़ा है, तो मेरे भाई 35 बड़ा है, और 35 के जगह पर क्या है, 7/8 है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 7/8 है। इस तरह से आप लोगों को बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न देखना है, ठीक है ना। 7/8 जितने भी साथी बड़ा भिन्न बता रहे हो, राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वर्गमूल निकालना है। इसमें तो किसी का भी गलती नहीं होगा, गलती होना ही नहीं चाहिए मेरे भाई। जिसका जो ये गलती कर दिया, तो फिर वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। जल्दी से बताओ मेरे भाई, वर्गमूल निकालना है ना। आपका 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, तो आपका 81 को हटाकर यहाँ पर 9 लिख देना है। अब दशमलव के दाहिनी तरफ कितना जीरो है, कितना अंक है, उतना ही अंक इधर भी रहना चाहिए, दशमलव के नहीं, उससे आधा अंक इधर दशमलव के दाहिनी तरफ रहना चाहिए। यहाँ पर दशमलव है 1 2 3 4 5 6 6 अंक है ना, तो यहाँ पर जो दशमलव है ना, यहाँ 3 ही अंक होना चाहिए। एक अंक तो पहले से है, एक और बढ़ा दो, और एक और यहाँ पर जीरो लगा दो, तो आपका दशमलव के दाहिनी ओर कितना अंक हो गया, 3 अंक हो गया। ऊपर कितना है, दशमलव के दाहिनी तरफ 6 अंक है, तो ऊपर से आधा नीचे होना चाहिए, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। और दशमलव के बाईं तरफ जीरो लगा दोगे तो कोई उसका मतलब जैसे अर्थ नहीं बदलेगा। तो ये आपका .009 जितने लोग भी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, 0.009 हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, सरल करना है, आसान प्रश्न है, देखते हैं कितने साथी राइट बताते हो। पहलवान अब बताओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, इसका राइट आंसर बताओ। रौनक बताओ, रौनक हल कर रहा है, वो नहीं अभी जो बोल रहे थे, हाँ करने दो। इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। अब सही है ना, मस्त है ना, हाँ चलो चलो इसका राइट आंसर आप लोग बताओ मेरे भाई। अभी करना क्या है, 7 गुणे 6 है, फिर +5 है, -15 है, उसके बाद से यहाँ पर कोष्टक है, फिर से भागा 4 + 6 है। अब हम लोग को क्या करना है, अभी ये आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, सरलीकरण का प्रश्न है। तो सरलीकरण ये बोलता है कि पहले जो कोष्टक आता है पहले उसको समाप्त कर दो। पहले तो बोलता है कि जो बार आता है उसको समाप्त करो, फिर कोष्टक वाले को समाप्त करो, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाना करो। तो मेरे भाई कोष्टक वाले को पहले समाप्त करते हैं। कोष्टक के अंदर भी आपका गुणा जोड़ घटाना है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे। 6 7 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 और 5 जोड़ देंगे, 6 7 42 हो जाएगा ना।
और 42 5 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 42 5 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 47 लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। 47 और माइनस यहाँ पर 15 दिया है, तो मेरे भाई 47 में से 15 को घटा देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर 47 में से क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर आपका 32 आ गया। जब पूरा हल किए हैं, तो जब कोष्टक को हल किए हैं तो कितना आ गया है, 32 आ गया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 32 लिख दे रहा हूँ। फिर बाहर आपका भागा है, फिर 4 है, फिर प्लस 6 है। अब क्या करना है, भाग करना है। तो 4 से 32 को काट दो, 4/32, और प्लस यहाँ पर 6 है तो 6 रहने दो। अब क्या करना है मेरे भाई, अब दोनों को जोड़ दो। 6 6 12 13 14, 6 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 5 संख्याओं का औसत 120 है। यदि एक संख्या को अलग किया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है। अलग की गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हैं। रौनक, देखते हैं, पहले तुम्हारा आना चाहिए इसका आंसर। अभी देखते हैं, रौनक की इस टाइम बहुत मकरागिरी कर रहा है, लग रहा है उसको फौज में नहीं जाना है, पढ़ाई में बहुत कंजूसी कर रहा है। भाई भर्ती आ गई है और मैच खेल रहा है। वो तो बोला है भाई हम तो उसी तरह खिया मुन के निकाल देंगे पेपर। अब देखते हैं, देखते हैं ये रौनक क्या करता है। वो तो रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा। बोलता है अखिया मुन के निकाल देंगे। चलो इसका राइट आंसर बताओ। 5 संख्याओं का औसत 120 है। मेरे भाई 5 संख्याओं का औसत 120 है। और पहलवान पता है अभी क्या बोल रहा है कि हम यूपीएसआई का तो अब निकालेंगे ही निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कापी उपी मार खरीद लाया, किताब उताब एकदम नोटबुक बना लिया है, और मार जहाँ देखो दिवालिया पे यूपीएसआई लिख रहा है। तो देखते हैं उसका ये जुनून कहाँ तक ले जाता है। मेरे भाई इसका राइट आंसर बताओ। 5 संख्याओं का औसत 120 है। संख्या आपका कितना है, 5 है, और इसका औसत कितना है, 120 है। तो संख्या 5 है, इसका औसत 20 है, 120 है। फिर बोला जा रहा है कि यदि एक संख्या को अलग किया जाए, मतलब 5 संख्या में से एक संख्या को अलग किया जाएगा तो 4 संख्या बचेगा। तो बोल रहा है कि जब एक संख्या अलग किया जाता है 4 बचता है, तो बोला जा रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तो बोल रहा है कि अलग की गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई वही जो 5वां संख्या होगा ना, वही आप लोगों का मतलब उसका संख्या होगा। यहाँ संख्या बोल रहा है, औसत नहीं बोल रहा है। तो करना क्या है, पहले तो इसका योग निकाल लो। जैसे योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या रहता है औसत से हम लोग गुणा कर देते हैं तो योग निकल जाता है। तो 12 का गुणा 5 में करेंगे, 12 5 60 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 0 रहेगा। मतलब जब 5 संख्याओं का औसत 120 था तो इसका योग 600 आया है। और जब एक संख्या निकल गया है, 4 संख्याओं का औसत 130 हो गया है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 13 चौको 52 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। अब करना क्या है मेरे भाई, पहले आपका 600 पूरा का पूरा अंक था, पूरा योग 600 था। फिर लास्ट में जब एगो निकल गया है तो जैसे 520 बचा है, तो 600 से मतलब कितना निकला है, तो 520 बचा है। मेरे भाई 600 से 80 निकला है, तो 600 माइनस क्या करना है, 520 करना है, तो आपका बराबर कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो जितने साथी 80 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। इसका राइट आंसर जितने साथी 80 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई भी शक वाली बात नहीं है। कैसे किया हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, अगर नहीं पता होगा फिर एक बार देख लेना। 5 संख्याओं का औसत 120 है तो इनका योग 600 हो गया है। फिर बोला है कि शेष 4 संख्याओं का औसत 130 है तो इन दोनों का योग 520 हो गया है। अब एगो निकल गया है, तो मेरे भाई जो जैसे 600 पहले था, पूरा का पूरा योग 600 था, 600 में से कितना निकल गया है कि 520 बचा है। 80 निकल गया है तो 520 बचा है, तो जो निकला है उसी का नाम, जो अलग किया गया है वही संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। बोला गया है कि 5 10 15 20 25 30 35 का औसत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, इसका राइट आंसर जल्दी से बता दो। औसत का ये भी प्रश्न है, औसत वाला ज़्यादा दे दिया है क्या, कई गो औसत वाला। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है,
मेरे भाई अंतर समान है। जब अंतर समान रहता है औसत निकालते टाइम क्या करते हो? वैसे तो आप क्या करोगे, वैसे तो हम लोग पढ़े हैं कि कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों का संख्या, पूरा राशि लिखेंगे, फिर जितना संख्या रहेगा उसको नीचे रखेंगे, फिर भाग करेंगे। उतना नहीं करना है मेरे भाई। अगर अंतर समान रहेगा, जैसे मान लो 5 और 10 के बीच का अंतर 5 है, फिर 10 और 15 के बीच का अंतर 5 है, फिर 5 और 20 के बीच का अंतर आपका 5 है, 20 और 25 के बीच का अंतर 5 है, 25 और 30 के बीच का अंतर 5 है, 30 और 35 के बीच का अंतर 5 है। सभी के बीच का अंतर समान है। जब अंतर समान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखो बीच वाले संख्या को ले लेते हैं, वही औसत रहता है। आपका देखो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 3 को इस साइड में कर दो और 3 को इस साइड में कर दो, बचा आपका बीच में 20 है, तो 20 ही आपका औसत हो जाएगा। जितने भी साथी 20 बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चाहोगे तो बहुत बड़ा इसको करोगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब भी अंतर समान रहता है, औसत निकालने के लिए बोलता है, तो बीच वाले संख्या को ले लेते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, अगर बीच वाले संख्या नहीं होगा तब क्या करेंगे? जैसे 2 4 6 8, इसमें भी तो अंतर समान है, इसमें तो कैसे बीच में 2 को उधर करोगे 2 इधर करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे भाई। इसमें क्या करना है, 6 और 4 दोनों को जोड़ना है, तो 10 हो जाएगा और 2 से भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 5 इसका औसत हो जाएगा। और पहला संख्या अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो पहला संख्या को उठाना प्लस आखिरी संख्या को उठाना, 8 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, तभी भी आपका 5 आएगा। तो बहुत तरीका है, गलती कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। औसत निकालने के लिए बहुत तरीका है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। बोला जा रहा है कि 800 रुपये 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मूलधन कितना है, 800 रुपया है। मेरे भाई जो आपका पी है, पी मतलब प्रिंसिपल हो गया, जिसे हम लोग मूलधन बोलते हैं, ये आपका कितना है, 800 रुपया है। और वर्ष कितना, समय कितना दिया है मेरे भाई, टी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टी मतलब टाइम हो जाएगा, टी आपका 2 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। और दर कितना दिया है, दर को मैं आर लिख दे रहा हूँ, जिसे रेट बोलते हैं। दर आपका 10% दिया है। और बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अरे मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं दिया है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो करना क्या है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 800 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है कि ब्याज का भी ब्याज लगता है। पैसा कितना है, 800 है। तो 800 रुपये पर कितना ब्याज लेना है, 10% ब्याज लेना है। तो 800 का 10% निकालेंगे, तो 800 का 10% मतलब 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% का मतलब 100 में जुड़ जाएगा 110%। अब ये 800 का 1 साल का ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ तो 2 साल का बोला है, तो मेरे भाई 2 बार हम लोग 110 करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर यही साधारण ब्याज रहता ना, तो हम लोग मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 एक ही बार में निकाल देते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज का भी ब्याज होता है। 800 रुपया ब्याज आपका पूरा पैसा है, 800 का 10% ब्याज है, और उसका भी 10% मांगा है, मतलब 2 वर्ष 10%। तो अब हम लोग इसी को हल करेंगे तो मिश्र धन आएगा। आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या करना है, अब मेरे भाई करना ये है, 11 का गुणा आप 11 में करोगे तो 11 121 हो जाएगा, और इधर आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 का नाम 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 2 में 8 दूना 16 का 6 हासिल बचा 1, 8 का नाम 8 और 1 हासिलवा 9। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है, 968 रुपया आ जा रहा है। यहाँ पर कितना रुपया आ जा रहा है, 968 रुपया आ जा रहा है। लेकिन ये आपका मिश्र धन है मेरे भाई, ये हम लोग का क्या है, पूरा मिश्र धन है। 800 रुपये का 10% का जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष का 968 रुपया पूरा आया है। और जब 968 रुपया पूरा आया है, यहाँ पर मेरे भाई हम लोग कुछ मिस्टेक नहीं ना किए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 11 बचा तो 121 हो गया, और गुड़े 8 बचा तो 968 हो गया। अब हम लोग को अभी कुछ भी मिस्टेक नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। 800 रुपया पहले था
और 800 रुपया में 2% का जब 10 वर्ष के ब्याज से, जैसे दो वर्ष का 10% ब्याज से जब मतलब जैसे लिया है तो हमारा 968 रुपया हो गया है। तो इसमें ब्याज कितना बढ़ा है, 168 रुपया ब्याज बढ़ गया है। पहले 800 रुपया था, बाद में 968 रुपया हो गया है। तो ब्याज कितना बढ़ गया है, 168 रुपया बढ़ गया है। तो ये आप लोग काटो और 168 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 168 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 168 जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी मतलब आसान प्रश्न है, गलती नहीं करना है। 1500 रुपए की राशि को ए बी सी में 2:5:8 में बांटी गई हो तो सी की राशि ए से कितना प्रतिशत अधिक है। थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है ना। बोला गया है कि 1500 रुपए की राशि है, पूरा पैसा कितना है, 1500 रुपया है। बोला जा रहा है कि ए बी सी 2:5:8 में बांटी गई हो, मतलब आपका 1500 रुपया राशि है। इसको अभी यहाँ पर रहने दो लिखने के लिए मेरे भाई। सबसे पहले ए लिख लो, फिर अनुपात बी लिख लो, फिर अनुपात सी लिख लो। ए का मान 2 दिया है, अनुपात बी का मान 5 दिया है, अनुपात सी का मान 8 दिया है। और पूरा पैसा कितना है, पूरा पैसा आपका 1500 रुपया है। तो यहाँ पर पूरा आपको 1500 रुपया लिख लेना है। अब बोला है कि सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले तो हम लोग को जैसे पूरा पैसा यहाँ पर पता है तो इसको भी हम लोग पूरा गिनती कर लेंगे, एक में मतलब मिला लेंगे। उसके बाद से हम लोग फिर देखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस कर दो, ठीक है ना। 5 दूनी 7 हो जाएगा, 7 और 8 15 हो जाएगा। अब 15 का मान कितना दिया है, 15 का मान दिया है 1500। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 15 का नाम 15 मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है ना। एक का मान जब 100 हो गया तो ए बी सी तीनों का मान पहले निकाल लेते हैं। ए का मान आपका 2 है, तो मेरे भाई एक का मान 100 आया है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 100 हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा ए का मान। उसके बाद से बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान 5 दिया है। एक का मान 100 आया है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर सी का मान भी निकाल लेना है। सी का मान आपका 8 दिया है और एक का मान 100 आया है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 800। अब प्रश्न में बोल क्या रहा है, प्रश्न में ये बोल रहा है कि सी की राशि ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो सी की राशि है ना, ये ए से कितना अधिक है, प्रतिशत नहीं बोला है, बोला है कि कितना अधिक है। तो मेरे भाई ए आपका 200 है और सी आपका 800 है, तो 600 अधिक है, ठीक है ना। ए से सी कितना अधिक है, 600 अधिक है। तो मेरे भाई जितने भी साथी 600 बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं, 600 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और बचा हुआ है तो वो भी आप लोगों को अच्छे से करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है, चलो बताओ जल्दी से, रौनक बताओ इसका राइट आंसर। बताया जा रहा है कि अभय लखनऊ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अयोध्या जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखते हैं कितने साथी बताते हैं। ऐसे प्रश्नों को दो तरीके से हल कर सकते हो, एक तो एक सूत्र है और एक बिना सूत्र का आप लोग हल कर सकते हो। बोला जा रहा है कि अभय लखनऊ से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। कितना किलोमीटर पहले चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और आ जाता है कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ जाता है। तो मेरे भाई हमको देखना है कि पूरा दूरी कितना है और वो देखने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 ही आ जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा। तो अब हम लोग को पता चल गया कि कुल दूरी कितनी है मेरे भाई, जो कुल दूरी है ना वो 60 किलोमीटर है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, 60 किलोमीटर का दूरी है। मान लो यहाँ से जो भी आपका लखनऊ से अयोध्या का दूरी है वो कितना है, वो 60 किलोमीटर का दूरी है। अब ये जो अभय है ना, ये लखनऊ से इधर से जब जा रहा है तो इसका चाल कितना है, इसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर जाने के लिए। तो मेरे भाई एक घंटा में कितना चलता होगा, 20 तिहाई 60 मतलब आपका कितना चलता होगा, 3 किलोमीटर चलता होगा और 30 दूना 60। और जब उधर से आता होगा तो फिर एक घंटा में 2 किलोमीटर चलता होगा। इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा। अब मेरे भाई हम लोग एक सूत्र है ना, ये आपका लिखा गया कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का एक सूत्र होता है, ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। औसत चाल का एक सूत्र होता है कुल दूरी। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लो, कुल दूरी बट्टा
कुल समय, ये आपका सूत्र होता है और इसी से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब मेरे भाई दूरी ये नहीं सोचना कि सिर्फ 60 ही किलोमीटर है। मेरे भाई 60 किलोमीटर तो बस एक ओर से जा रहा है, 60 किलोमीटर जाने में लगेगा और 60 किलोमीटर आने में लगेगा, तो पूरा दूरी आपका 120 किलोमीटर रहेगा। यहाँ पर औसत चाल रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, औसत चाल यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। और कुल दूरी कितना हो जाएगा, 60 + 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 किलोमीटर जाएगा और 60 किलोमीटर आएगा। कुल समय कितना लगेगा, तो 3 और 2 5 घंटे का समय आपका यहाँ पर लग रहा है, तो 5 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 घंटे का समय यहाँ पर लग रहा है, ये आपका समय है, ये आपका समय है, ठीक है ना। 5 घंटे का समय आपका लग रहा है, तो 60 ही 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और बट्टे में आपका 5 है तो 5 रहेगा ही रहेगा। अब औसत चाल कितना आ गया, 5 दूना का 10, 5 चौको 20, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका औसत चाल हो गया। कितना हो गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका औसत चाल हो गया। एक सूत्र होता है इसको हल करने के लिए, वो सूत्र क्या होता है मेरे भाई, होता है 2xy बट्टे x + y, ये सूत्र आपका होता है। इससे आप लोग आसानी से हल कर लोगे। अगर इस सूत्र को याद करोगे तो फिर इससे आप लोग प्रश्न को बहुत अच्छे से हल कर लोगे मेरे भाई। इसमें सूत्र से आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ 2 आपका रहेगा ही रहेगा, उसके बाद से गुड़े एक्स वाई बोल रहा है ना, एक्स आपका 20 किलोमीटर हो गया, फिर गुड़े वाई कितना हो गया, वाई आपका 30 किलोमीटर हो गया, उसके बाद से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद से फिर क्या करना है, बट्टे एक्स + वाई बोल रहा है, एक्स आपका 20 है और वाई आपका 30 है, क्या हो जाएगा, एक्स आपका 20 है और वाई आपका 30 है, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, 1 0 से 1 0 को काट देना है, और 5 चौको 20 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 3 12, और 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई शक है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 तरीके से आप लोग प्रश्न को हल कर सकते हो। जो पहला तरीका बताया हूँ वो भी समझ में आया होगा, जो दूसरा तरीका बताया हूँ वो भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। मेरे भाई मैं आप लोग के कमेंट को एकदम नहीं देख पा रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन चलो जब नेटवर्क सही होगा तो फिर कमेंट भी देखेंगे। बोला जा रहा है कि 1 से 5 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 50 तक बोल रहा है, सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग बोल रहा है। 50 तक बोल रहा है ना, तो 50 तक कितने सम संख्या होंगे मेरे भाई, 25 गो विषम संख्या होगा। अगर 50 गो संख्या है तो उसमें आपका 25 गो विषम संख्या होगा और 25 गो क्या होगा, सम संख्या होगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो बोल रहा है कि सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग बोल रहा है। तो इसके लिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं, सभी सम संख्याओं का योग बोल रहा है ना, इसके लिए सूत्र पढ़े हैं कि यन, उसके बाद से यन + 1, क्या पढ़े हैं, यन + 1, ठीक है ना। इसी सूत्र से हम लोग प्रश्न को हल कर देंगे। यहाँ विषम सम संख्या बोला है तो सम आपका 25 होता है, 50 संख्या में 25 गो सम संख्या होता है, 25 गो विषम, तो हमको 25 सम होता है, तो 25 एन के जगह पर, जो एन मतलब संख्या होता है, नंबर होता है, एन के जगह पर 25 रख देना है। उसके बाद से एन का मान जब 25 आ गया ना, तो यहाँ भी आपका यन है, तो यहाँ भी हम लोग 25 रखेंगे, फिर +1 है तो 1 हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 25 रहेगा ही रहेगा, और कोष्टक तोड़ेंगे तो गुणे हो जाएगा, 25 से क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब क्या करना है, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 होगा, ठीक है। यहाँ 25 × 26 दिया है, तो 25 का जब स्क्वायर करोगे तो 25 का जब स्क्वायर करोगे तो 600 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। और एक बार और जब गुणा कर दोगे, 26 बार गुणा करना है ना 25 का, तो 625 आएगा 25 का स्क्वायर, एक बार और गुणा करोगे तो 650 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 650 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों का पूरा 15 प्रश्न समाप्त हो गया है। इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और मेरे भाई अब जितने भी साथी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो मेरे भाई, क्योंकि आपका ये जो एक एक दिन का समय बीत रहा है ना, ये समझो समय नहीं बीत रहा है, ये आपकी ज़िंदगी बीत रही है। क्योंकि जिस भाई का लास्ट भर्ती होगा ना, तो उसको पता होगा कि हाँ भर्ती होता क्या है।
तो आप सभी साथी अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी हम लोग तो अपने तरफ से 100% दे ही रहे हैं। अब जितने भी हमारे फौज वाले दोस्त थे, जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे थे, तो अब उन लोगों को नेवी का भी तैयारी करना है, क्योंकि दोनों भर्ती एक ही साथ आ गया है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनका अग्निवीर में जैसे 1-2 महीने से फार्म नहीं भरा पा रहा था, ज़्यादा उम्र उनका हो गया था, लेकिन नेवी में उनका फार्म भरा जाएगा। जैसे अग्निवीर जीडी में फार्म भरने के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ मांगा गया था 1 तारीख 10वां महीना सन 2004 से लेकर और 1 तारीख चौथा महीना सन 2008 तक मांगा गया था, लेकिन नेवी एमआर में क्या बोला गया है, नेवी एमआर में बोला गया है 1 तारीख और आपका 9वां महीना मांगा गया है, ठीक है ना। तो जिन लोगों का आर्मी जीडी में ऑनलाइन नहीं हो पाया था 1 महीने से, वो लोग जैसे नेवी एमआर में ऑनलाइन करा लेंगे। तो ये बात सभी लोगों को आप लोग बता देना, ठीक है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।